हेलो बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे? वेल एंड गुड? घर पे बहुत बढ़िया। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं सभी? बहुत बढ़िया। आगे पढ़ाई करेंगे ना, और भी ज़्यादा बढ़िया। तो आगे पढ़ाई में हम क्या करने वाले हैं? हम लास्ट टाइम क्या किया था? हमने लास्ट टाइम किया था ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे और जो टर्म्स हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर में छूट गई थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं वो टर्म्स क्या है। तो पहली टर्म हमारे पास है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरी टर्म जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरी टर्म जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इन तीनों टर्म्स को मैं एक बार ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूं। आइसोटोनिक, आइसो का मतलब होता है सेम, टॉनिक यहां पे कंसंट्रेशन का रेफरेंस दिया गया है। हाइपर का मतलब होता है मोर, टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन। हाइपो का मतलब होता है लेस, टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन। हाइपर मोर मतलब कई बार कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा है तो हम ये कह देते हैं उसका नेचर हाइपर है, वो हाइपर नेचर का है, मतलब बहुत ज्यादा शो करता है अपने आप को। और अगर कोई इंसान डिप्रेस होता है तो कहते हैं ये हाइपो है, ये लो है, ये कम लो फील कर रहा है। तो हाइपो मतलब लेस, हाइपर मतलब मोर, आइसो मतलब सेम। अब इन तीनों को मैं एक ही डायग्राम से बताता हूं। तो चेंबर ड्रॉ करेंगे। ये रहा चेंबर। चेंबर में हमारे पास है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज एसपीएम शॉर्ट में। कौन कौन सी हो सकती है? दैट कैन बी नेचुरल और दैट कैन बी सिंथेटिक। नेचुरल में मैंने एग्जांपल दिया था पिग ब्लैडर का। सिंथेटिक में हमारे पास है सेल्यूलोज एसीटेट, सेलोफेन या कॉपर फेरोसाइनाइड। इस तरफ let's say I have one type of solution जिसकी कंसंट्रेशन है C1। इस तरफ I have other solution जिसकी कंसंट्रेशन है C2। तो आइसोटोनिक होने के लिए C1 must be equal to C2। तो अगर दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर है तो उसे मैं कहूंगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इन हाइपरटोनिक मान लेते हैं C2 इज मोर देन C1, तो C2 विल बी नोन एज हाइपरटोनिक एंड C1 विल बी नोन एज हाइपोटोनिक। मतलब जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो तो हाइपरटोनिक और जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी वो हाइपोटोनिक। आई थिंक सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। वेरी गुड, इसे एक बार नोट कर लेंगे। तो अब इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम में जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट में अगर मेरे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो उसमें दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी इक्वल होगा। मान लेते हैं मेरे पास भाई, मैं फिर से एक बार भाई चेंबर ड्रॉ कर देता हूं। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हुआ हमारा C1 और ये हुआ हमारा C2। C1 C2। तो C1 के लिए पाई1 बनेगा, पाई1 विल बी C1RT और पाई2 बनेगा C2RT। मैंने T1 T2 नहीं लिया बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, R इज आल्सो ए कांस्टेंट। तो इफ आई कंपेयर दीज टू टर्म्स, दैट इज 1 दैट इज 2, अगर मैं 1 एंड 2 को कंपेयर करता हूं और C1 C2 भी आइसोटोनिक में अगर बराबर है तो इसका मतलब ये है कि पाई1 विल बी इक्वल टू पाई2। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। समझे बात ये वाली? उसी तरह अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं हाइपरटोनिक को, और हाइपरटोनिक में C2 अगर C1 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है पाई2 विल बी मोर देन पाई1। क्लियर टू ऑल और नॉट?
वेरी गुड। इसी में अगर मैं हाइपोटोनिक को भी डिस्क्राइब कर देता हूं, तो हाइपोटोनिक में हम ये देख चुके हैं कि C2 इज मोर देन C1, C1 इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो इस केस में π2 विल बी मोर देन π1। ये तो बस वही बात है जो मैं पहले रिपीट करी, कुछ नया नहीं आया इसमें। बट ये ध्यान रखेंगे कि C1 हाइपोटोनिक है एज कंपेयर टू C2, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो हाइपरटोनिक होगा, और जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी वो हाइपोटोनिक होगा। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, क्लियर? नोट कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, और उन एप्लीकेशंस में हम अपनी टर्म्स का भी यूज करेंगे। एप्लीकेशंस इसकी बहुत सारी है, कुछ एप्लीकेशंस का रोल तो हम घर पर भी देखते हैं। ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो लोग पबजी, फ्री फायर या इस तरह की गेम्स खेलते हैं, वहां पे ओपी को ये कहते हैं ओवर पावर, है ना, कहते होंगे। तो ये ओपी ओवर पावर नहीं है, ये ओपी है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? ओके। तो पहली एप्लीकेशन है स्वेलिंग ऑफ रेजिन। रेजिन जानते हैं ना क्या होता है, जिसको हिंदी में हम किशमिश कहते हैं। बहुत ही अच्छा नाम है किशमिश, ठीक है। मीठी होती है, न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है, इसे हर माँ अपने बच्चे को जरूर खिलाती है। किशमिश अगर आप देखें ध्यान से तो बिल्कुल पिचकी हुई सी होती है, ड्राई होती है। इसको रात भर पानी में रखते हैं, और रात भर पानी में रखने के बाद जब इसे सुबह उठ के देखा जाता है तो ये फूल चुकी होती है। तो इसके फूलने का कारण क्या है? ओस्मोसिस इसका कारण है स्वेल होने का। तो कैसा होता है, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मेरे पास वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज सोलवेंट जो कि वाटर है, और यहां मेरे पास प्रेजेंट है किशमिश। इट इज बेसिकली ए शुगर सोल्यूशन, इसमें शुगर प्रेजेंट होता है, इसलिए तो मीठी होती है ना ये। तो ये सोल्यूशन है, ये सोलवेंट है, ऑस्मोसिस होगा। कैसे होगा? सोलवेंट साइड से सोलवेंट का पार्टिकल मूव करेगा सोल्यूशन साइड तक, तो ये सोलवेंट अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से ये किशमिश फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी। इसलिए जब सुबह उठ के आप किशमिश को देखते हैं पानी में रखने के बाद, तो वो फूली हुई होती है। इससे में हम सेकंड एप्लीकेशन कर सकते हैं, वी कॉल दैट प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मो रिलेटेड है प्लांट सेल से। लाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, तो हम प्लांट सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। कैसे करेंगे? इसको सिकोड़ देंगे, श्रिंक कर देंगे, इसको श्रिंक करेंगे प्लांट सेल को। हम ध्यान रखना कैसे करेंगे। कंटेनर है, इसमें प्रेजेंट है सॉल्यूशन, ठीक है, ये है, क्या है ये प्लांट सेल मान लेते हैं हम। मानने में क्या जाता है, प्लांट सेल है ये प्लांट सेल श्रिंक तब होगा जब सोलवेंट इसमें से बाहर आएगा, है कि नहीं? सोलवेंट बाहर क्यों आएगा? वो इसलिए बाहर आएगा बिकॉज प्लांट सेल में है लो कंसंट्रेशन और बाहर है हाई कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन? सोल्यूट की। ऑब्वियस सी बात है, सोल्यूट क्या होता है इसमें? सोल्ट होता है हमारे पास। सोल्ट की कंसंट्रेशन अंदर लो है, बाहर हाई है, इसलिए सोलवेंट बाहर आता है, और बाहर आने से ये सेल श्रिंक हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब अगर बाहर की कंसंट्रेशन हाई है तो ये सॉल्यूशन कहलाया जाएगा हाइपरटोनिक। तो स्टेटमेंट विल बी लाइक दिस: when a plant cell is put in the hypertonic solution, it shrinks down and destroys. इस केस में रेजिन को रखा गया है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, इसीलिए वो स्वेल हो गया। समझ गए ना बात ये वाले सभी? इसी में हमारे पास एक और केस बनता है, उसको हम कहते हैं एडीमा। एडीमा में जो हमारा सेल है वो स्वेल कर जाता है, ठीक है। तो स्वेल कब करेगा? जब मैं अपने सेल को प्लेस करूंगा एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक
हाइपोटोनिक, स्पेलिंग गलत हो गई, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये पानी जो है वो अंदर आएगा, वाटर अंदर आएगा, जिसकी वजह से ये स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, समझ गए बात सब ये वाली, इसे नोट कर लेंगे। ओके, तो ये जो कंडीशन है एडीमा की, जिस प्रोसेस के थ्रू होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोलाइसिस। मतलब रेड ब्लड सेल को हम प्लेस कर देते हैं, प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल बर्स्ट हो जाता है and it releases hemoglobin, and that hemoglobin is useful to carry oxygen to different parts of the body. ठीक है, basically that hemolysis is useful for us. यूजफुल तब होती है जब ये लिमिटेड अमाउंट में हो, और अगर ये एक्सेस हो जाती है तो दैट विल बी डेंजरस फॉर अस। समझ गए सब बातें वाली? वेरी गुड। एक लास्ट बात और कर लेते हैं ऑस्मोसिस की। Osmosis is also responsible for the carrying of water to the every part of plant. ठीक है, तो osmosis is responsible to carry water to all parts of plant. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है हमारी एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस में। आई थिंक सभी को हाथ तक समझ में आया होगा, तो इसे नोट करेंगे। इसके बाद में टॉपिक करेंगे दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम आरओ कहते हैं। और आरओ तो ऑलमोस्ट सबके घर पर मिल ही जाता है। आरओ में कहते हैं पानी साफ होके आता है, तो साफ पानी पीना चाहिए। अब एक बार हम जरा कंफर्म करते हैं कि पानी कितना साफ होता है और वो पानी हमारे लिए कितना यूजफुल है। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज ऑब्वियसली रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस। इन ऑस्मोसिस क्या होता है, मैं बनाता हूं फिर से एक चेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है चेंबर बनाना। ये हुआ हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, जिसको मैं शॉर्ट में कहता हूं। यहां पर है हमारे पास सॉल्यूशन या लिक्विड मान लेते हैं, यहां पर है दूसरा लिक्विड, लेट्स से ये चीज प्योर सॉल्वेंट है और ये वाली साइड सॉल्यूशन है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है वो यहां से यहां मूव करेंगे, दैट इज ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस में इसका उल्टा होगा, मतलब वही चेंबर लेता हूं मैं फिर से बना देते हैं लिक्विड। ये हुआ दूसरा लिक्विड, ये है सॉल्वेंट साइड, ये है सॉल्यूशन साइड और ये है SPM। मतलब मुझे करना क्या है कि मुझे सॉल्वेंट का फ्लो रिवर्स करना है। मैं चाहता हूं कि सॉल्वेंट यहां से यहां शिफ्ट हो जाए। कैसे होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। मैं एक बार इसको समझाता हूं एक फिजिक्स डायग्राम के साथ। तो ये बॉल रखी है, तो ऑब्वियसली बात है बॉल नीचे की तरफ गिरेगी, तो नीचे की तरफ गिरना बॉल के स्पॉन्टेनियस है। ऑस्मोसिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, बॉल का नीचे गिरना भी स्पॉन्टेनियस है। अब एक और डायग्राम बनाते हैं, बॉल यहां रखी है, मैं चाहता हूं बॉल ऊपर चली जाए, तो बॉल का अपने आप ऊपर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस है। उसी तरह रिवर्स ऑस्मोसिस का अपने आप हो जाना भी कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इस नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए मुझे यहां पे फोर्स लगानी पड़ेगी। उसी तरह मुझे भी यहां पर प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो जब मैं यहां पर प्रेशर लगाऊंगा तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड तक मूव करेंगे। कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा,
प्रेशर जो लगाना पड़ेगा दैट हैज टू बी मोर देन पाई। व्हाट इज पाई? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर मैं सॉल्यूशन साइड पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देता हूं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होगा सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड की तरफ, और पीछे जो भी इंप्योरिटीज है वो पीछे रह जाएंगी, तो दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, और यहां पर मुझे मिलेगा प्योर वाटर। क्लियर? अब ये यूजफुल कब होगा? यूजफुल तब होगा जब हमारे पास पानी जो है वो हार्ड है। इफ वी हैव हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में हमारे पास होते हैं कैल्शियम आयंस, सल्फेट आयंस, मैग्नीशियम आयंस, क्लोराइड आयंस। ये आयंस एक्सेस में हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसलिए हम आरओ का यूज करके उन आयंस को रिमूव कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन आयंस के साथ साथ कुछ ऐसे एसेंशियल आयंस भी रिमूव हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो कुछ हद तक इसका यूज है कि वो इंप्योरिटीज को तो पीछे छोड़ देता है, बट वो कुछ हद तक यूजफुल आयंस को भी पीछे छोड़ देता है। तो जो पानी मुझे मिलता है वो प्योर होता है, एंड दैट प्योर वाटर इज नॉट यूजफुल, नॉट हेल्पफुल फॉर अस, क्योंकि हमारी बॉडी को मिनरल्स चाहिए। मिनरल्स मतलब हमें हमारी बॉडी को आयंस चाहिए। आयंस ही हमने रिमूव कर दिए यहां से, तो हमारी बॉडी को सिर्फ पानी मिल रहा है, हमारी बॉडी सिर्फ गीली हो रही है। समझ गए बात सब ये वाली? तो आरओ यूजफुल भी है क्योंकि वो इंपॉर्टेंस रिमूव करता है, और कुछ हद तक वो नॉन यूजफुल भी है क्योंकि वो आयंस को रिमूव कर देता है। तो आजकल जो आरओ आते हैं उन्हें कहते हैं मिनरल वाटर। उसमें मिनरल्स के लिए अलग सेक्शन होता है, और वो मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। तो पहले हम हार्ड वाटर को बनाते हैं प्योर सॉल्वेंट में, वो प्योर सॉल्वेंट को हम आयंस वाले चेंबर से पास करवाते हैं जिसमें वो आयंस मिक्स हो जाते हैं, एंड देन वी कैन ड्रिंक दैट वाटर। समझ गए सब बातें वाली? इससे भी नोट कर लेंगे, बहुत अच्छे बच्चे हो सभी। तो अब एक बार सभी आरओ की डेफिनेशन भी लिख ही ले ताकि आसानी हो हमें इसे करने और समझने में। तो इसे नोट करिए, तब तक मैं कुछ बोलता जाता हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। एक टॉपिक हमारा है दैट इज मेथड टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हम उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि वो हम अच्छे से समझ सके, क्लियरली डीपली समझ सके, ठीक है। एंड in the next video we will discuss about some relations between colligative properties and we'll discuss their numericals also। तो से नोट करें, इतना करेंगे आज हम, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।